Hello friends, welcome you all on my YouTube channel CTET Guru Competitions on। Friends, this is राम सिंह और मैं हाजिर हूँ लेकर आप लोगों के लिए इवनिंग सेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल सीटेट गुरु कंपटीशंस ऑन। फ्रेंड्स, मैं राम सर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए लेकर स्पेशल सेशन जो कि है आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 तत्वों के आवर्त वर्गीकरण, अर्थात कि तत्वों का कैसे वर्गीकृत किया गया, इस विषय में आज के चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये शॉर्ट फॉर्म में हम नोट्स के फॉर्म में देखेंगे इस पॉइंट को, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा आपको वो क्लियर कर देंगे ताकि आपको कम समय में ज़्यादा मैटर समझ में आ जाए। दूसरी नंबर बात ये रहेगी कि आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, उन क्वेश्चंस को भी एक बार देख लेंगे। इसलिए आपका चैप्टर कंप्लीट फॉर्म में रिवाइज करते हुए कंप्लीट हो जाएंगे। इस चैप्टर को देखेंगे जरूर, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि पिछले क्लास में जो ऑब्जेक्टिव क्विज हुआ था उसमें किन्होंने कितना मार्क्स गेन किया था और कितने और किस फॉर्म में किए थे। उसमें हालांकि काफ़ी कम स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे मुझे लग रहा है, क्योंकि काफ़ी कम ही मुझे मिले हुए थे रिजल्ट्स के उसके डाटा। उसमें सिर्फ आपके 3-4 स्टूडेंट ही एक्टिव दिख रहे थे। मुझे लगता है कि बाकी स्टूडेंट को ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है क्विज में। अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, क्विज में अगर कमेंट्स नहीं कर रहे, इसका मतलब क्विज पैटर्न नहीं पे फील कर रहा है, तो कोई नहीं, क्विज के फॉर्म में नहीं करूँगा, सिर्फ आंसर क्वेश्चन के फॉर्म में करूँगा। आपको 10 सेकेंड का भी टाइम नहीं दूंगा, सीधा आंसर क्वेश्चन बता दूंगा, इसका ये ऑप्शन होगा, इसका ये होगा, बात खत्म। ठीक है, आप हमें कमेंट्स कर दीजिएगा। आगे की क्विज होगी, क्विज के फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि आप लोग के बीच में थोड़ी सी कंपटीशन की कमी हमें दिखती है। क्योंकि देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको कितने किसी ने आपका रिप्लाई भेजा है, अर्थात कि कमेंट्स भेजा है। जरा देखिए फ्रेंड्स कि इसमें से आप लोगों ने कितने लोग ने किया है ये आंसर, ये जरा गौर कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे किया है कंचन सिंह, लिखा हुआ है टाइटल, लेकिन स्वाति सिंह इसका नाम है। यहाँ पे इन्होंने किया है, इन्होंने अपना मार्क्स बताया 20/20 द बेस्ट, यानी कि इस स्टूडेंट ने बताया अपना मार्क्स कि इन्होंने बनाया है और 20 में 20 सही किया, द बेस्ट किया है। 20 क्वेश्चन हमने किया था और 20 में से 20 इन्होंने सही किया है। सही बात है, होना भी चाहिए। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास रिप्लाई आया है वो है आपका कुणाल कुमार सिंह, अर्थात कि इसका नाम अगर बात करें हम लोग तो नाम है इसका अलका सिंह। इसका नाम है फ्रेंड्स अलका सिंह। ठीक है, अलका सिंह ने बताया कि इन्होंने भी क्या किया है, 20 में 20 मार्क्स गेन किया है। इसका भी सही है, अच्छा है, द बेस्ट है। यानी कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन हमने किया था, 20 हमने क्या किया, 20 इन्होंने रिप्लाई भी मारा। अच्छी चीज़ें हैं। जरा देखिए और की अगर बात करें तो और एक यहाँ पे है रिंकी बता रही है कि उन्होंने सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था, इन्होंने 19 क्वेश्चन ही आंसर किया था, 19 में से 18 इन्होंने सही किया है, अर्थात कि लेट से सेशन उन्होंने ज्वाइन किया। हो सकता है कि सेशन क्या कहते हैं, बीच में मैंने लिंक शेयर सबको नहीं हो पाया था, हो सकता है कि इसकी वजह से लेट से ज्वाइन किया हो इन्होंने। तो इन्होंने 19 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन इन्होंने किया है, काफ़ी अच्छा है, अर्थात कि लगभग 90% प्लस अब इन्होंने किया है। उसके बाद एक और स्टूडेंट है जिन्होंने आंसर किया है, वो है आपका अंजलि। ठीक है, अंजलि कुमारी, अर्थात कि इन्होंने 20 में से 19 क्वेश्चन किया है। अब देख सकते हैं कि आपको मैंने दिखाया है टोटल 4। ठीक है, स्वाति सिंह ने, ठीक है, उसके बाद अलका, उसके बाद रिंकी और अंजलि, ये 4 स्टूडेंट ने ही रिप्लाई मारा है। इसका मतलब बाकी लोग, आप लोग क्विज में नहीं थे, कल मैं लाइव सेशन में नहीं था, चैट बॉक्स में नहीं था, मैंने चैट तो देखा नहीं खैर कल। इसका मतलब आप लोग नहीं थे ऑनलाइन और आप लोग क्लास भी अटेंड नहीं किए थे। तो इस तरह से अगर अच्छा नहीं लगता आप लोगों को सेशन, तो उस फॉर्म में आप लोग की काम की जाएगी। सेशन अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लोग को जैसा सेशन अच्छा लग रहा है वैसे ही सेशन चलेगा। अगर सेशन आप लोग को ये ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, कि ये अच्छा है, क्या कहते हैं, क्विज के फॉर्म में चल रहा है तो बेटर नहीं लग रहा है, तो सिर्फ आंसर क्वेश्चन के फॉर्म में डायरेक्ट जैसे फॉर्मली पढ़ाया जाता है वैसे मैं कंप्लीट कर दूंगा सब किसी का। हालांकि इनमें से अगर टॉपर का बेस देखा जाए तो क्या कहते हैं, स्वाति और अलका दोनों का 20 मार्क्स है, तो फर्स्ट रैंक ये दोनों रखते हैं। ठीक है, 20 मार्क्स है।
उसके बाद रिंकी और अंजलि, इन्होंने 18 में से 19 किया, तो इन्होंने 20 में से 19 किया है, अर्थात कि लगभग ये दोनों सेकंड रैंक पे आ जाते हैं। हालांकि फ्रेंड्स ये आपके 4 ही स्टूडेंट का नहीं बल्कि 45 स्टूडेंट उसमें शामिल हुए थे। टोटल जो मैंने लास्ट लिस्ट देखा उसमें 45 स्टूडेंट ने शामिल हुआ था, और 45 स्टूडेंट में से सिर्फ 4 लोगों ने आंसर किया। तो मतलब कि ये सेशन कितना टफ है, और थोड़ा सा इंटरेस्ट भी लग रहा है कि जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है तो वैसे वैसे आपका पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट भी डाउन होता जा रहा है। तो बाबू एक बात ध्यान रखना, मैं हूं या आप हो, बाबू इस बात का ध्यान रखना, वो मैं हूं या आप हो। जब तक आप रिवीजन कर रहे हो या कोई भी टॉपिक्स कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हो उतना ही देर तक आपका है। जिस समय से पढ़ना आप छोड़ दोगे, चाहे मैं पढ़ना छोड़ दूंगा, उसके बाद से ना मेरा है ना किसी का। रिवीजन और प्रैक्टिस की चीज होती है, ये आपकी जितनी भी पढ़ाई होती है, जितनी भी स्टडी होती है, प्रैक्टिस की चीज होती है। अगर प्रॉपरली आपने प्रैक्टिस नहीं करा तो फिर दिक्कत वाली बात है। आप प्रैक्टिस अगर कंटिन्यूअसली अगर कर रहे हो घर पे तो द बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप वीडियोस पे टाइम नहीं दीजिए, अगर टाइम आपके पास की कमी है तो कोई जरूरी नहीं है वीडियोस पे टाइम देने की। आप रिवीजन कर पा रहे हैं ऐसे तो रिवीजन कीजिए, आप हमें कमेंट्स कर दीजिए या फिर आप ग्रुप में डाल दीजिए कि आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे सेशन, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। आप किसी भी तरह से बेस्ट रिजल्ट लाइए, और आप ही लोग के कहने से मैंने सेशन स्टार्ट किया है, और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग का बेहतर मार्क्स हो। बाकी आप लोग अगर अच्छा करना चाहते हैं कुछ तो कुछ बेहतर करना पड़ेगा। आइए फ्रेंड्स, बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स आज हम लोग देखने वाले हैं तत्वों के आवर्त की वर्गीकरण के बारे में, अर्थात कि तत्वों का वर्गीकरण कैसे होता है इनके बारे में। फ्रेंड्स ये चैप्टर आपके लिए है इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन ज़्यादा का अच्छा खासा आते हैं क्वेश्चंस, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस टॉपिक को जानेंगे, क्योंकि आप लोग भी चाहते हैं कि टॉपिक्स टू टॉपिक्स ही पढ़ाया, ज़्यादा एक्सप्लेन की हो सकता है नहीं पढ़नी लग रही है। क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड होते तो कमेंट्स में जरूर बता दें कि किसका कितना मार्क्स आया है, और सभी स्टूडेंट बीच में पूरा तक देख भी नहीं पाते हैं, तो थोड़ा सा ये चीज़ें अच्छी नहीं है। बाकी अगर आप लोग इस तरह से करेंगे तो थोड़ा सा सेशन धीरे धीरे मैं ऑटोमेटिक कम करते जाऊँगा। आप लोग देखिए अगर प्रिपरेशन आप लोग कैसे हो जा रही है तो फिर मैं कम कर दूंगा सेशन को। देखिए फ्रेंड्स, आवर्त तत्वों के आवर्त के वर्गीकरण के बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए। ये क्या कहता है कि आपको वर्गीकरण की आवश्यकता है, क्यों पढ़ी, क्यों वर्गीकरण करते हैं, इनके बारे में कह रहा है। कुल अब तक टोटल कितने तत्वों की खोज हो गई? 118 तत्वों खोज हो चुकी है, अर्थात कि जिन तत्वों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त है उन तत्वों के बारे में कह रहा है कि 118 तत्वों की जानकारी अब तक हो चुकी है। ठीक है, कह रहे हैं आपको तत्वों के वर्गीकरण का अर्थ होता है उनके गुण धर्म के आधार पर उन्हें कैटेगराइज करना, उन्हें बांटना। जैसे कि मैंने आपको क्लास 9th में, जिस समय आप 9th में थे तो 9th में हमने आपको पढ़ाया था, जो स्टूडेंट हमसे पढ़े हैं उन्हें पता होगा कि क्लास 9th में हमने आपको टॉपिक जिस समय पढ़ाया था जीवों का वर्गीकरण, उस कंडीशन में हमने बताया था कि जीवों को सभी पार्ट को आसानी से समझने के लिए एवं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें उनकी वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए तत्वों को जीवों को विभिन्न वर्गों में बांटते हैं। उसी तरह से सेम थिंकिंग यहाँ पर भी है, तत्वों का वर्गीकरण उनके गुण धर्म के आधार पर होगा। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन क्या है भाई? गैसियस फॉर्म में, यह गैस के फॉर्म में रहता है और इसी के कॉम्बिनेशन की वजह से हीलियम बनता है, और जिनके वजह से सूर्य के प्रकाश हमें मिलती है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। वहीं पे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में होता है, जो कि हमारे के लिए जीवनरक्षी गैस के रूप में काम करता है। इस तरह से जितने भी पार्ट है सभी का अपना अपना एक अलग अलग रोल है। ठीक है, अर्थात कि अलग अलग तत्वों के अलग अलग क्वालिटी गुण पाए जाते हैं। अब बात यह है कि सभी के गुण एक समान नहीं होते हैं, और सभी के गुण जब एक समान नहीं होंगे तो ये कन्फर्म होगा कि उनके गुण के आधार पर उन्हें बांटना पड़ेगा, उसे कैटेगराइज करना पड़ेगा कि किस गुण के कारण कहाँ पर किसका यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर पता हो हमें आयरन के बारे में अगर पता हो हमें लोहा यानी कि फेरस, ठीक है, तो फेरस का यूज कहाँ करेंगे बाबू? तो फेरस का यूज हम कर सकते हैं कहाँ पर?
जहाँ पे हमें कोई भी मजबूत अगर प्लेट तैयार करना हो या कहीं पे मजबूती का काम हो तो आयरन का फॉर्म यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पे अगर बात करना हो कि स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी अर्थात कि करंट और लाइट के लिए, तो वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? कॉपर का। वहाँ पर यूज करेंगे कॉपर का या फिर एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो वहाँ पे हम आयरन का यूज नहीं करेंगे क्योंकि आयरन उतना अधिक इलेक्ट्रिसिटी को क्या कवर अप नहीं कर पाता है, उतना अधिक अपने से होकर क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जाने नहीं देता है। इस कंडीशन में सभी का यूटिलाइज जो होता है वो अलग अलग फॉर्म में अलग अलग बेस पे होता है। तो इसलिए जिस बेस में जिसका गुण धर्म है उसी के अकॉर्डिंग हम उसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? हाँ क्लियर ही होगा, आप लोग तो रिवीजन कर ही रहे हैं इसलिए सबका क्लियर ही होगा। क्लियर है सब किसी को? अर्थात कि विभिन्न फॉर्म में हमें बांटने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि ये गुणधर्म अलग अलग होते हैं, ठीक है, और अलग अलग गुणधर्मों के कारण अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा टॉपिक कहता है इसमें सबसे पहले तत्वों को धातु और अधातु के रूप में वर्गीकरण किया जाएगा। अर्थात कि तत्वों को हमने बताया था आपको धातु और अधातु चैप्टर जिसमें पढ़ा था मेटल एंड नॉन मेटल्स, उस कंडीशन में मैंने बताया था कि तत्वों के कैटेगरी को दो भागों में बांटा गया, एक धातु और दूसरा अधातु। एक और कैटेगरी होती है जिस कैटेगरी में हम बांट सकते हैं उसका नाम होता है उपधातु। राइट फ्रेंड्स? अर्थात कि अगर कैटेगरीज की बात करें तो टोटल 3 कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। अर्थात कि उनके मौलिक गुणों के आधार पे हम उन्हें देख सकते हैं। उनके लिए मैंने आपको रासायनिक गुण और भौतिक गुण दोनों बताए हुए थे। जैसे कि मैंने धातु के रासायनिक गुण आपको बताया था कि इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2 या फिर 3 होती है। धातु के लिए बताया था आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2 या 3 होगी, जबकि अधातु के लिए बताया था कि 5, 6 या फिर 7 हो सकता है, ठीक है। और उपधातु इसके बीच की कैटेगरी में आने वाले सभी तत्व हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या है जरा सा ध्यान दीजिएगा कि यह अधातु और धातु को हम आसानी से वर्गीकृत कर सकते हैं, उपधातु को भी वर्गीकरण कर सकते हैं। अब इन कंडीशन में हम अलग अलग फॉर्म में 2 भागों में बांट दें तो उस कंडीशन में हम आसानी से तत्वों को इनके बारे में जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी। अर्थात कि ये एक गुण हम जैसे धातु कहेंगे हमें माइंड मेकअप हो जाएगा कि इसके पास आउटर मोस्ट में 1, 2 या 3 होगा। अर्थात ये हमेशा डोनर के रूप में काम करेगा। जिस किसी को भी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी तुरंत वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। यह फॉर्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जबकि अधातु को सिम्टम्स देखते ही हमें क्या लगेगा कि भाई जहां कहीं भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा होगा एक्स्ट्रा वहां पे चला जाके हाजिर हो जाएगा, लो भाई मुझे भी इलेक्ट्रॉन से दे दो, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 5, 6 या फिर 7 है। और जब 5, 6 या 7 होंगे तो ऑब्वियसली सी बात है इसे और भी इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात बाहर से 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन और किसी से लेगा तब यह अपना सेल जो है पूरा करेगा, राइट। तो इस कंडीशन में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये तत्वों के वर्गीकरण जानने से पहले एक चीज तो आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले वर्ड जानने की जरूरी है कि तत्व क्या होता है, तत्व किसे कहते हैं, ठीक है। तो तत्व की बात करें फ्रेंड्स तो तत्व उस पदार्थ को कहते हैं, उस चीज को तत्व कहते हैं जिसका कितना भी टुकड़ा कर लो उस टुकड़े से सिर्फ एक ही तरह के परमाणु, एक ही तरह के पदार्थ आपको प्राप्त होंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर सोना है तो सोना का आप कितना भी टुकड़ा कर लो ऐसा तो नहीं कि उसमें से लोहा निकल के बाहर आएगा, ऐसा तो नहीं कि उसमें से एल्युमिनियम बाहर आएगा। अगर गोल्ड है, अगर सोना वह तत्व है तो उस तत्व को कितना भी टुकड़ा कर दो हर एक टुकड़ा से क्या आएगी, सोना ही सोना निकलेगा। आयरन का अगर कोई तत्व है, ये आयरन है, तो आयरन को कितना भी टुकड़ा कर लो, कितने छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर लो, लेकिन एवरी पार्टिकल्स हैज अ स्पेसिफिक क्वालिटी लाइक आयरन, ठीक है। बिल्कुल सब में एक जैसी क्वालिटी मेंटेन करेगा और दैट इज आयरन, ठीक है। वो आयरन की तरह ही अपनी क्वालिटी मेंटेन करेगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तत्व का मतलब जो कि एक ही तरह के गुण रखे, उसे कितना भी टुकड़ा कर ले, कितना भी पार्ट कर ले, लेकिन उसके अंदर से एक ही प्रकार की आपकी क्वालिटी निकलती है तो उसे हम लोग तत्व के नाम से जानते हैं। बताओ फ्रेंड्स क्लियर है कि नहीं सबको?
क्लियर है। अब जानना है कि तत्व जान के धातु जान लिए, अधातु जान लिए, उपधातु जान लिए। अब देखते हैं कि इनका वर्गीकरण सबसे पहले कैसे स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले किन्होंने किया था। ठीक है, तो पहला जो प्रयास किया गया था वो किया गया था आपका किसके द्वारा, डोबेराइनर। किसके द्वारा फ्रेंड्स, डोबेराइनर के द्वारा। इन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स, डोबेराइनर ने जो किया था वर्गीकरण, ये कहता है कि डोबेराइनर के 3 तत्वों के त्रिक बनाया, अर्थात क्या 3 तत्वों का आपका ग्रुप बनाया, 3 तत्वों का, जिन्हें किसके आधार पे बांटा है बाबू, जिन्हें स्पेशली परमाणु द्रव्यमान के आधार पे बांटा। इन्होंने किसके आधार पे बांटा, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे। और दूसरी चीज है कि इसे आरोही क्रम में सजाया। किसके क्रम में, आरोही क्रम, अर्थात क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, जानते हैं, घटते क्रम बढ़ते क्रम, सबको पता है। आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्वों का द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान से औसत लगभग औसत होता था। इस नियम को डोबेराइनर के नियम कहते थे। ये कह रहा है कि इन्होंने क्या बताया कि जब आरोही क्रम में आप अरेंज करेंगे तो उनके दोनों के जो परमाणु भार होंगे उनका जो औसत निकालेंगे तो वह औसत बीच वाले का आपका प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिए ध्यान से आप, यह लिथियम है और ये हो गया आपका पोटेशियम और ये हो गया आपका सोडियम। ठीक है, अगर बात करें फ्रेंड्स लिथियम की तो परमाणु संख्या 3 होती है, इसकी परमाणु संख्या 11 और इसकी परमाणु संख्या 19, राइट। इसके अगर परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो 23 होती है सोडियम की। अगर लिथियम की बात करें और पोटेशियम की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें देखिए, इसमें क्या है कि इसमें एक चीज आपको दिख रही है। क्या दिख रही है आपको, तो इसमें एक पॉइंट आप जरा सा गौर कीजिएगा कि इसमें इन्होंने जो आपका ग्रुपिंग कराया, तो ग्रुपिंग में क्या किया, इन्होंने रखा है कि 3 लेंगे, 3 ऐसे कॉम्बिनेशन लेंगे जिन तीनों में से इस जब लास्ट वाले दोनों का जब हम सम निकालेंगे, अर्थात कि औसत निकालेंगे, तो बीच वाला हमें प्राप्त होगा। तो जरा गौर कीजिए, 39 में जब 7 जोड़ेंगे तो 46 होगा आपका, और 46 का औसत निकालेंगे मतलब 46/2 अर्थात कि 23 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ फ्रेंड्स। पहले में 7 था, लास्ट वाले में 39 है, दोनों को जोड़ा था कितना आ गया बाबू, 46। 46 का जब आपने औसत निकाला तो औसत निकालने के बाद कितना आ गया, 23 आया, और 23 आपका क्या हो गया, बीच वाला अर्थात कि सोडियम का बन गया। क्या बन गया फ्रेंड्स, सोडियम तत्व बन गया। बताओ फ्रेंड्स क्लियर है कि नहीं। तो इन्होंने यह ट्रिक निकाला था जिससे डाइबोडेरियर का ट्रिक कहते थे, अर्थात कि 3 का पेयर बनाया था। उसके बाद देखो कैल्शियम, एस्टोनियम और आपका बेरियम का निकाला था। कैल्शियम का 40 और आपका बेरियम का 137, कितने हुए, 147 लगा, सॉरी 177। 177 का आप क्या कीजिए, औसत निकालिए तो लगभग 87 के बराबर आएगा। बताओ फ्रेंड्स आएगा कि नहीं आएगा। तो यह आपका क्या बताया था इन्होंने, आपका डोबेराइनर के जो ट्रिक था, इनके हिसाब से वह क्या किया था, 3 तत्वों का वर्गीकरण, 3 तत्वों का पेयर बनाया था और तीनों को उसके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। किसके आधार पे फ्रेंड्स, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे। और परमाणु द्रव्यमान के आधार पे बांटने के बाद उन्होंने क्या किया, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे बांटने के बाद उन्होंने कहा कि उसमें जो लास्ट वाले जो दोनों होंगे उस दोनों का जो औसत होगा वह औसत बीच वाला के बराबर होगा। अर्थात क्या, 7 और 39 का औसत आपने निकाला, 23 हुआ और 23 हमारा क्या हो गया, बीच वाला वैल्यू हो गया। अर्थात कि बीच वाले जो तत्व होंगे उसके परमाणु द्रव्यमान के इक्विवेलेंट होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। उसी तरह से सेकेंड फेज में भी कहा है उन्होंने, कैल्शियम, एस्ट्रेनियम और आपका बेरियम, ये 3 का फिर से ट्रिक इन्होंने किया। और इस ट्रिक में इन्होंने क्या किया, 40, 87 और 137। अब यहाँ पे लास्ट वाला जो दोनों था 40 और 137, इससे इन्होंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद औसत निकाला
और औसत का जो वैल्यू आया बीच वाला वैल्यू स्टेडियम का आ गया। बताओ फ्रेंड्स कितना इजी है, कितना बेहतर इन्होंने अपनी ट्रिक दी थी। किसी को डाउट है इसमें? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बोलिए इसमें। किसी को डाउट नहीं होगा? चलिए अगर डाउट नहीं है डबल का ट्रिक, तो इसमें क्या सीखा हम लोगों ने? 3-3 का इन्होंने पेयर बनाया था। तो इसमें से 3 बातें रखनी है आपको याद, ठीक है? कौन कौन सी याद रखनी है जरा सा ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तभी पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा मैं जो बता रहा हूँ। इसमें से 3 बातें याद रखनी। पहला नंबर चीज़, डबल ने क्या बनाया था? 3 तत्वों का बनाया था, 3 तत्वों को सजाया था। 3 तत्वों को सजाने की वजह से इसका नाम इन्होंने क्या रखा था? त्रिक रखा था। क्या नाम रखा था फ्रेंड्स? त्रिक। दूसरी नंबर बात आपको जो याद रखने की चीज़ है वह दूसरी कौन सी बात है कि 3-3 तत्वों की जो त्रिक उन्होंने बनाया था, 3-3 तत्वों का जो कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया था, इन तीनों तत्वों के त्रिक और कॉम्बिनेशन पे इस फॉर्म में रखा था कि इसका क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान के आधार पे ये आगे बढ़ेगा। और परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, अर्थात कह सकते हैं कि परमाणु द्रव्यमान मतलब कि इसके परमाणु भार के हिसाब से जो फर्स्ट वाला होगा और लास्ट वाला होगा, ठीक है, उसके औसत आपका बीच वाला होगा। अर्थात कि सजाया किसके बाद था? एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। याद रखना पड़ेगा आपको, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, ठीक है। तीसरी नंबर जो मैटर याद रखनी पड़ेगी आपको कि इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट और थर्ड के जो एवरेज वैल्यू था उसे क्या बोला था इन्होंने? इसे बीच वाला वैल्यू बोला था, अर्थात कि मिड वैल्यू बोला था। क्लियर है फ्रेंड्स? अर्थात कि फर्स्ट और थर्ड का जो एवरेज वैल्यू है वो मिड का वैल्यू है। यही 3 बेस इनका था। किसका? डोबेराइनर के त्रिक का। इससे आप याद रखिएगा, इससे आप नोट्स के रूप में जरूर डाल लीजिएगा। बिल्कुल छोटा नोट्स होगा, आसानी से आप रिवाइज कर लीजिएगा लास्ट टाइम में, इसलिए इसे याद रखिएगा। 3-4 लाइन आप लिखिए, इसमें आपका पूरा याद रहेगा। बस इतना ही बात लिखनी है आपको। 3 तत्वों का त्रिक एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इन्होंने बनाया, और फर्स्ट और थर्ड के जो एवरेज का वैल्यू था उन्होंने बीच वाले वैल्यू को उन्होंने अवॉइड किया। यह आपको बिल्कुल छोटा होगा और आसानी से याद रहने वाला होगा, इसलिए आप इसे जरूर, जो भी स्टूडेंट अगर सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम मेरे रिक्वेस्ट पे ध्यान दीजिए कि आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ये फ़ायदा आप ही के लिए होगा। अदरवाइज आपको जो सही लगता है, जिससे आप टॉपर बन सकते हैं, उसका जरूर अप्लाई करें। देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद आपका देखिए आप पे लास्ट में दे दिया है फिर क्लोरीन वाला भी। लास्ट में आपका क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन का भी सेम केस दे दिया यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें भी सेम चीज दी है आपको, इसको इसमें भी सेम चीज किया है। आपका क्लोरीन है तो 35 हो जाएगा, यह 80 हो जाएगा, और ये आपका 127, ठीक है। लगभग में बताया हूँ मैं, पॉइंट में आपका 35.5 होता है, 79.9 होता है, 126.9 होता है। तो इससे मैंने नहीं कैलकुलेट किया, आपको एवरेज वैल्यू आपने पता है। तो इसमें क्या है कि इसमें सेम चीज लगेगा, 35 और 127 का एवरेज, और वो वैल्यू आपका किसके बराबर? लगभग 80 के बराबर। 35 और 127 को जरा जोड़ के देखिए कितना हो जा रहा है? 127 और 35 यानी कि मतलब हो जाएगा 42 और 30 72, ठीक है। 172 की बात करें तो 172/2 करें तो लगभग कितना होगा? 80 के आसपास आ जाएगा, नहीं आएगा? यह आ जाएगा लगभग 86 के आसपास में, ठीक है। इसका वैल्यू जो होगा आपका कितना आएगा? 86 आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये इस फॉर्म में इन्होंने अपनी सजा के देखा था कि लगभग ये वैल्यू पूरा हो जाएगा। तो इस वजह से कुछ ऐसे भी थे जिनका परफेक्ट वैल्यू नहीं आ रहा था, तो ये इनकी कमी में आएगी कि 1-2 में तो सही बैठ रहे थे लेकिन सब में सही नहीं बैठ रहा था, एक्यूरेट नहीं जा रहा था। तो यह इनकी कमी हो गए, इनके दोष हो गए, राइट। अब जरा देखिए इनके असफल होने के क्या कारण थे। कह रहा है डबलर उस समय तक केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे, और जिन्होंने खोज किया था तो सिर्फ 3 ही बनाया था। जो मैंने 3 अभी आपको दिखाया, कौन कौन से 3? ये जो 3 हम आपको दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, ये सिर्फ 3 ही इन्होंने खोज किया था, यानी कि 9 तत्व कोई नहीं सजा पाया था। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सिर्फ 9 तत्वों को ही अरेंज कर पाए थे अभी तक, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं कर पाए थे, सबसे बड़ी तो कमी ये हो गई। और हमारे पास तत्वों की संख्या कितनी? 118,
और बेचारे अभी तक कितने पूरे किए, सिर्फ 9। कंडीशन थोड़ी सी टफ है ना। चलिए उसके बाद और क्या कमी है, जरा से इस पे भी नजर डालते हैं। उनके असफलता के क्या कारण थे उसे जरा आप जान लीजिए। तो असफलता के कारण की बात कहता है फ्रेंड्स कि जिस आधार पर JW डबरेनियन ने त्रिक बनाए थे उस आधार पर वे 3 त्रिक का पता लगा पाए, अर्थात कि टोटल 9 तत्वों को ही अरेंज कर पाए उन्होंने। वे अन्य तत्वों के साथ कोई ट्रिक नहीं बता सके, अर्थात कि 9 तत्वों के अलावा जितना अन्य तत्व है उनको भी वर्गीकरण करना था, क्योंकि टोटल हमारे पास 118 तत्व है, बाकी कोई वर्गीकरण करना है। तो इसलिए त्रिक जो था वह वर्गीकरण के फॉर्म में सफल नहीं हो पाया। ठीक है, अर्थात कि परफेक्टली तो उसमें भी कुछ डाउट था, लेकिन इसके बावजूद भी 9 से आगे इन्होंने ट्राई नहीं मारा। ठीक है, इस वजह से इनका अरेंजमेंट ये फेल हो गया। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है सबको? ये जरूर याद रखिएगा उनके क्या क्वालिटी थे और असफलता के क्या कारण थे। ठीक है, या क्या कमी है और क्या उनके अच्छाई है, दोनों को याद रखिए। तो कमी क्या हो गई कि सिर्फ 9 तत्वों को ही कर पाए थे, वो भी पूरी रूप से अरेंज नहीं हो पाया था, यह इनकी क्या हो गई, कमी हो गई, अर्थात कि इसमें कमी रह गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद की अगर बात करें तो आगे की बात आती है आपके न्यूलैंड की अष्टक सिद्धांत की। कौन सी बात आती है फ्रेंड्स? अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड की। ये क्या कहता है, जरा सा गौर कीजिएगा आप। ठीक है, ये घटना कब की हुई मैं बताता हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए सन 1866 में। कब की बात है फ्रेंड्स? 1866 में एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था जॉन न्यूलैंड। ठीक है, इन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। इन्होंने कहा कि परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से बढ़ते क्रम में सजा दो तो आपका न्यूलैंड बन जाएगा, न्यूलैंड का आपका अष्टक सिद्धांत काम करेगा। इन्होंने इसमें क्या किया था, उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन को आरंभ किया, अर्थात कि एक आपका किसका होता है परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का। स्टार्ट उन्होंने वहां से किया और 56 नंबर पे आता है आपका थोरियम। ठीक है, 56 पे कौन आता है, थोरियम। थोरियम तक गए, लेकिन वहां पर जाकर वो क्या हो गया, इसे समाप्त कर दिया। क्यों समाप्त किया वो भी जान लीजिए आप। समाप्त कर दिया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है, इसलिए उन्होंने इनकी तुलना अष्टक से की और इसलिए इन्होंने अष्टक का सिद्धांत का, इसे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या कहा भाई कि इन्होंने कहा कि भाई ये तो एकदम आपका सारे गा मा पा जैसे काम करता है। ठीक है, सारे गा मा पा धा नी सा, है ना जी। सा से शुरू होकर 8वां फिर क्या आ जा रहा है, लेटर सा पे आ जा रहा है। तो इन्होंने कहा भाई देखो ये तो म्यूजिक पे जा रहा है, ये तो म्यूजिक पे जा रहा है, मतलब कि हर 8वां तत्व और पहला तत्व का क्वालिटी जो है मैच कर रहा है, यानी कि फर्स्ट वाला और 8वां वाला, इन दोनों तत्वों की क्वालिटी मैच कर रहा है। इसलिए ये 8-8 का पेयर करके टोटल 56 तक का पेयर बनाए। 56 वाले तक बनाने में लगभग कितना पेयर लगा होगा, 7 पेयर लगा होगा, क्योंकि 8 का एक पेयर तो 56 में 7 पेयर लगेंगे। और उन्होंने क्या बताया कि पहला वाला और 8वां वाला दोनों की जो क्वालिटी होगी वह बिल्कुल मैच करेगी। फर्स्ट क्वालिटी और आपकी क्या, फर्स्ट क्वालिटी और साथ ही साथ आपकी क्या लास्ट क्वालिटी आपकी क्या होगी, मैच करने वाली है। तो इस आधार पे उन्होंने कहा कि यह म्यूजिक का सिद्धांत है, म्यूजिक के सिद्धांत पे काम करेगा। सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, जरा कोड कीजिएगा इस चीज को कैसे किया था इन्होंने। और म्यूजिक में थोड़ा सा हिसाब किताब मेरा कमजोर है, हालांकि मैं गाना का शौकीन हूँ। सा रे गा मा पा धा धा नी सा। हो सकता है बीच में कोई डाउटफुल हो, उसे आप लोग देख लीजिएगा। मेरा क्या मतलब था, फर्स्ट देखिए सा से शुरू हुआ और 8वां देखिए, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये 7 और यहाँ पे लास्ट वाला 8। कितने हो गए फ्रेंड्स, 8। तो इसमें इन्होंने क्या बताया, देखिए शुरू में सा था फर्स्ट और 8वां फिर क्या है, सा है। तो सा से शुरू के सा पे खत्म,
अर्थात क्या, पहला और आठवां दोनों का कॉम्बिनेशन एक समान है। ठीक है, तो ये क्या डिनोट करता है कि पहले की जो क्वालिटी होगी सा वाले की, फिर सा वाले क्वालिटी से मैच करेगी। इस आधार पर उन्होंने टोटल कितने तत्वों को बांटा था, 56 तत्वों को बांटा था। म्यूजिक के अर्थात क्या, धुन पे, अर्थात कह सकते हैं कि आपके संगीत के धुन पे इन्होंने बांटा था। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं? सा रे गा मा पा धा नी सा, राइट। सा और सा को देखकर इन्होंने पहले और आठवें को एक समान गुण के लिए बताया था। क्लियर है फ्रेंड्स? अगर क्लियर है तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा इस बात पे। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कैसे व्यवस्थित किया था वो देख लीजिए। कह रहा है तत्वों के परमाणु द्रव्य के बढ़ते क्रम में इन्होंने बताया कि प्रत्येक आठवें तत्व के गुणधर्म पहले तत्वों के गुणधर्म के समान होगा, और इस नियम को न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा जाता है। अष्टक नियम इसलिए क्योंकि 8 का पेयर बना इसमें, इसलिए अष्टक नियम। और न्यूलैंड वो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसका खोज करा, इसलिए इसका कहा जाता है इसे न्यूलैंड का अष्टक नियम। किसी को डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जानते हैं जरा सा क्वालिटी क्या। मैंने बता दिया आपको, सारे गामा पाधानिसा से काम किया इन्होंने। अब देखिए इनकी क्या सीमाएं, क्या लिमिटेशन थी इनकी, ये जान लीजिए। तो इन्होंने क्या कहा, ठीक है, अष्टक के नियम में इन्होंने बताया कि यह सिद्धांत कैल्शियम तक लागू होता है। अष्टक के नियम का यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक लागू होता है। कैल्शियम कहते हैं, दिमाग में चलना चाहिए कि तत्वों की संख्या 20 तक तो बिल्कुल सही काम करता है। न्यूलैंड ने सोचा 56 तत्वों के अलावा भविष्य में अन्य तत्व नहीं मिल सकेगा, लेकिन बाद में नए तत्व मिल गए जिनकी वजह से अष्टक का सिद्धांत गड़बड़ हो गया। इन्होंने बताया कि टोटल 8 हम 8 का पेयर करके टोटल 56 तक हम काम कर ले तो हमारा क्या हो जाएगा पूरे तत्वों का अरेंजमेंट हो जाएगा। इन्होंने सोचा कि भाई अब भविष्य में 56 क्या होगा, 97वां खोज नहीं होगा, लेकिन आगे तो और खोज हो गया, 118 तक हम लोग पहुंच गए, जिनके वजह से यह आपका जो वर्गीकरण था वो फेल हो गया। तो 2 कमी रह गई। पहला नंबर तो 20 तक ही फॉलो कर पाता है, हालांकि इन्होंने वर्गीकरण कितना तक किया था, 56 तक किया था। इन्होंने सोचा इसके बाद और कुछ भी खोज नहीं होगा, जिनके वजह से यह इनकी कमी रह गई। उसके बाद और क्या कमी थी, और इनकी कमी ये थी कि न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत जो था केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक प्रकार से लागू होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या कहा था कि परमाणु द्रव्यमान, इन्होंने भी एटॉमिक नंबर के हिसाब से नहीं बल्कि एटॉमिक मास के हिसाब से ही काम करा था। ठीक है, तो एटॉमिक मास के आधार पे काम किया था। तो जो हल्के तत्व थे उनके मास तो अरेंज हो जा रहे थे। जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हाइड्रोजन के कितना 1 हो गया, हीलियम का कितना हो गया भाई, हीलियम का 4 हो गया। ठीक है, लिथियम का फिर कितना हो जाएगा, लगभग 6 हो जाएगा। तो इस फॉर्म में ये हल्के फॉर्म में तो काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप 20 के ऊपर जाएंगे तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होना शुरू हो जाएगा। आयरन को कोबाल्ट एवं निकेल से दूर रखा गया, जबकि उनके गुणधर्म एक समान है। आयरन को कोबाल्ट एवं निकेल से, आयरन, कोबाल्ट और निकेल ये तीनों के क्वालिटी मिलते हैं, और तीनों के क्वालिटी को कहीं भी अष्टक के फॉर्म में नहीं रखा गया। जब अष्टक के फॉर्म में नहीं रहेंगे तो कंफर्म हो गया कि इनके क्वालिटी नहीं मैच करने वाले हैं, ये बताना चाहते हैं, जबकि इनकी क्वालिटी बिल्कुल मैच करती है। तो इनके पास 4 कमी हो गए। कितने कमी हो गए? 4 कमी। पहला नंबर चीज कि इन्होंने जो खोज किया था, इनकी खोज कहाँ तक सीमित रह गई, इनकी खोज पहला नंबर कि कैल्शियम तक इनका सही बैठता था, उसके बाद जैसे बड़े तत्वों में जाते थे ये गड़बड़ शुरू हो जाता था। दूसरी नंबर बात, इन्होंने सोचा भाई 56 हमारे पास एलिमेंट्स है, इसी एलिमेंट को हम अरेंज कर देंगे, इसके बाद किसी तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ना ही तत्वों का खोज होगा। दूसरी इनकी भूल। तीसरी वजह से क्या था, यह केवल क्या था, छोटे आपके परमाणु के लिए अर्थात कि छोटे एटम के लिए ही काम करते थे, बड़े एटम्स के लिए अर्थात कि बड़े परमाणु के लिए वर्क नहीं कर पाता था। चौथा नंबर, कोबाल्ट, निकेल और आयरन को अलग फॉर्म में किया गया था, जबकि सबके गुण क्या होते थे, सेम थे, अर्थात कि सेम गुण होने के बाद भी इनकी आपका अरेंजमेंट जो था एक समान नहीं था। इस फॉर्म में इनके टोटल क्या थे, 4 इनकी कमी थी, जिनके वजह से इनकी जो है आपकी जो आशा थी उस पर पानी फिर गया। ठीक है, इनकी जो आशा थे उन पे क्या हो गया, पानी फिर गया।
हालांकि इन्होंने जो अरेंजमेंट किया था वो अपने हिसाब से अच्छा किया था, ठीक है। इन्होंने जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन से आप बढ़िएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ये हो गया आपका ऑक्सीजन। जरा ध्यान दीजिए पहला, उसके बाद क्या 3 4 5 6, काउंटिंग में गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, अच्छा कार्बन यहाँ पे, उसका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये आपका 7 नंबर और ये 8 नंबर, राइट, ठीक है। तो पहला और 8वां दोनों की क्वालिटी मिलेगी, दोनों के दोनों गैसियस फॉर्म में है। बात समझ में आ रही है, दोनों के दोनों गैसियस फॉर्म में है, बात समझ में आ रही है। तो इन्होंने ऐसे ऐसे गुणधर्म के आधार पे इन्होंने अरेंजमेंट किया था, पहला होगा और 8वां होगा वो क्वालिटी सेम होगा, ठीक है। और ऑक्सीजन के बाद क्या आता है, ऑक्सीजन के बाद आएगा आपका फ्लोरीन, ऑक्सीजन के बाद क्या आएगा, 9वां फ्लोरीन। हीलियम का और फ्लोरीन का गुण मैच करेगा, ये दोनों हैलोजन ग्रुप में आएंगे, ठीक है। हालांकि इनका मैचेबल ज्यादा होता है किससे, नियोन से। दूसरा और 10वां का मैनेजमेंट, क्योंकि हीलियम भी अक्रिय गैस और नियोन भी अक्रिय गैस, तो इस तरह से उनमें बहुत सारी कमी भी थी और कुछ अरेंजमेंट भी ठीक से नहीं हो पाया था, जिनके वजह से न्यूलैंड का अष्टक नियम चला नहीं। हालांकि न्यूलैंड के अष्टक नियम बनाने का मतलब था 8 भागों में बांटना, यानी कि 8-8 का पेयर करके जितने भी तत्व हैं उनको अरेंज करना, ठीक है। 8-8 तत्वों का पेयर करके इन्होंने अरेंज करने की प्लान करी थी, लेकिन ये प्लान उनकी सक्सेस नहीं हो पाई और जिनके वजह से न्यूलैंड के अष्टक नियम जो है वो समाप्त हो गया। ऐसे फ्रेंड्स आज की पॉइंट सभी क्लियर हो गई होगी। अगर किसी को कोई पॉइंट में डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा और फ्रेंड्स कोशिश कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके टाइम से पार्टिसिपेट करें, सेशन जरूर ज्वाइन करें और कमेंट्स जो उपयुक्त हो उसे कमेंट्स करते रहें, ठीक है। बाकी मैं ऐसे आपसे नाराज नहीं आप सभी से, लेकिन आप लोग कंटिन्यूअसली आप टॉपर बने, बेहतर बने, मेरी यही इच्छा है। आप मेरा सेशन में रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आप बेहतर मार्क्स गेन करें, ये मेरी इच्छा है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।